गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। वो कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसी के साथ शुरू करता हूँ आज का अपना न्यू टॉपिक, व्हाट इज स्टैटिक प्रेशर फॉर ए डक्ट। एक डक्ट में स्टैटिक प्रेशर क्या होता है? तो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल C92 यूट्यूब से यूट्यूब तक में। तो एक्चुअल में दोस्तों, हमने देखा है कि किसी भी इक्विपमेंट में या फिर कोई भी डक सिलेक्शन में हमें जो है स्टैटिक की रिक्वायरमेंट होती है कि ये इक्विपमेंट का स्टैटिक क्या होगा। हमने ये टर्म सुना है, ये नाम सुना है, बट बहुत ही कम लोग को मालूम है कि ये स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक प्रेशर क्या होता है और इक्विपमेंट सिलेक्शन में इसका क्या रोल होता है। और अगर हमें ये स्टैटिक प्रेशर सही सेलेक्ट ना किया जाए, सही कंसिडर ना किया जाए, सही कैलकुलेट ना किया जाए, तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसी को ही मैंने इस वीडियो में कवर किया है। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आए। अगर इस टॉपिक को जानना है तो वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि इसे समझ पाए और अपने डे टू डे बेसिस में इसे अप्लाई कर पाए। तो चलिए चलते हैं अपने इस न्यू टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं कंटेंट में क्या क्या है वो देखते हैं। पहले स्टैटिक प्रेशर, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक प्रेशर। सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्टैटिक प्रेशर क्या होता है। इसके बाद हमने सुना है कि एक इंटरनल स्टैटिक प्रेशर क्या होता है और दूसरा होता है एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर। इसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज टोटल स्टैटिक प्रेशर एंड इसे हमें जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट होगा हमारा व्हाट आर द यूनिट फॉर स्टैटिक प्रेशर। हम जो स्टैटिक प्रेशर यूज करते हैं उसके लिए हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं, स्टैंडर्ड कौन सा यूनिट है, ये भी हम देखेंगे। इसके बाद होगा व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑकर इफ योर सिस्टम हैज इम्प्रॉपर स्टैटिक प्रेशर। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है अगर आपके सिस्टम में जो है जो सेलेक्ट किया हुआ स्टैटिक है वो इम्प्रॉपर है, सही नहीं है। इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा व्हाट आर द पैरामीटर्स फॉर स्टैटिक प्रेशर। क्या क्या पैरामीटर्स है जो स्टैटिक प्रेशर होने में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इसे भी हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जैसा पहले मैंने कहा कि सबसे पहला जो पार्ट होगा मेरा, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक प्रेशर इन ए डक्ट। आपने देखा होगा कि एक फैन होता है और उस फैन से जो है एयर निकलता है और वो एयर जो है आपके रूम तक जाता है। बट अगर मान लीजिए उस फैन से एयर निकले और आपके रूम तक ना जाए, या फिर ऐसा हो, दूसरा कंडीशन ऐसा हो कि आपके फैन से एयर निकले, वो पहले दो रूम पे जाए आखिरी रूम पे ना जाए, तो उस सिचुएशन में आप पे क्या बीतेगी, आपको क्या प्रॉब्लम फेस होगा? कैन यू बिलीव इट? हाँ। तो इसीलिए हम लोग के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि स्टैटिक प्रेशर क्या होता है, पहले ये समझते हैं हम कि एक फैन का कैपेसिटी, एक फैन का कैपेसिटी जो लास्ट पॉइंट तक एयर को ले जाने में मदद करे, वो फैन का स्टैटिक होता है। माने कि रेस्ट्रिक्शन ऑफ फैंस, रेस्ट्रिक्शन ऑफ फैन, रेजिस्टेंस ऑफ फैन। अब फैंस का रेजिस्टेंस क्या क्या होता है, डैम्पर्स होता है, उसके बाद हमारा बेंड्स होता है, एकॉस्टिक होता है, फिल्टर्स होता है, कॉयल होता है। ऐसा कर करके लास्ट पॉइंट पे जितना टोटल रेजिस्टेंस होता है वही होता है एक फैंस का स्टैटिक। तो एक डक का स्टैटिक, तो इसको कवर करने के बाद जो है वो एयर जो है जगह पे जाके पहुंचती है विद रिक्वायर्ड वेलोसिटी, विद रिक्वायर्ड CFM। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारा फैन से जो एयर निकला है वो लास्ट पॉइंट जो जो स्टार्टिंग पॉइंट पे होना चाहिए, लास्ट पॉइंट पे रिक्वायर्ड जो ज़रूरत है वही होना चाहिए। अगर उससे कम होगा तो हमारा जो कूलिंग इफेक्ट या हीटिंग इफेक्ट जो है अचीव नहीं हो पाएगा एंड कस्टमर विल नॉट एक्सेप्ट दिस। तो हमें चाहिए कि हमारा जो है एयर फ्लो सही रहे। तो इसीलिए स्टैटिक प्रेशर इज द प्रेशर नीडेड बाय अ फैन टू पुश और पुल द थ्रू द डक्ट सिस्टम।
कि एक डक्ट सिस्टम से हमें एयर को पुश या पुल करने के लिए जो प्रेशर रिक्वायर होता है वो होता है स्टैटिक प्रेशर फॉर ए डक्ट और फॉर ए फैन। फॉर एग्जाम्पल करके एक समझते हैं कि हमारे बॉडी में हार्ट होता है। जैसे मैंने पहले कहा है कि एयर हैंडलिंग यूनिट इज द हार्ट ऑफ ए HVAC सिस्टम। सेम एयर हैंडलिंग यूनिट लाइक ए कंप्रेसर काम करता है। जैसे हमारे बॉडी पे जो है हार्ट एज ए कंप्रेसर काम करता है। ये क्या करता है, खून को जो है पंप करता है। ये फर्स्ट पॉइंट से लेकर के एंड पॉइंट तक का, माने एकदम स्टार्टिंग से लेकर के हमें माने पैर के टो तक का लेके जाता है ब्लड को। अगर मान लीजिए कि एयर फ्लो के रास्ते में या ब्लड के वेसल्स जो होते हैं, ब्लड के जो आर्टरीज या वेन्स होते हैं, उसके रास्ते में बहुत सारे ब्लॉकेज है, या फिर हमारा हार्ट जो है उतना पावरफुल नहीं है जो ब्लड को जो एंड ऑफ द पैर तक लेके जाए, तो क्या होगा उस केस में ये होगा कि हमारा पैर तक ब्लड नहीं पहुंचेगा और हमारा पैर जो है वो लूला लंगड़ा बन जाएगा। क्योंकि कोई भी अगर पोलियो होता है तो उसमें ब्लड सर्कुलेट नहीं होता, इसीलिए जो है पैर काम नहीं करता। वैसे ही हमारा डक्ट सिस्टम होता है। अगर डक्ट सिस्टम में एयर हैंडलिंग यूनिट इज इनकेपेबल टू रीच द एयर एट द लास्ट पॉइंट, तो ये क्या होगा, इससे हमारा जो है परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। सेम जो है हमारे HVAC सिस्टम में भी काम करता है। अब देखे होंगे बहुत सारे HU के अंदर जो है क्या होता है, प्रेशर ड्रॉप किस किस वजह से हो सकता है, हम नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। बट इस तरह से जो है हमारा ब्लोअर रहता है, कॉइल रहता है, फिल्टर रहता है, जो हमारा प्रेशर ड्रॉप में कंट्रीब्यूट करता है। इसके बाद देखेंगे कि एंड ऑफ द पॉइंट पे जो हमारा गिल्स डिफ्यूजर्स रहता है, ये भी जो है प्रेशर ड्रॉप में कंट्रीब्यूट करता है। ये जो बेंड्स रहते हैं, ये बेंड्स भी जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज इंटरनल स्टैटिक प्रेशर। इंटरनल स्टैटिक प्रेशर क्या होता है, दो टर्म्स होगा, एक होगा इंटरनल स्टैटिक प्रेशर, एक होगा एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर। तो इंटरनल स्टैटिक प्रेशर माने इक्विपमेंट के जो अंदर में जो भी पार्ट्स है जिसके वजह से प्रेशर लॉसेस हो रहा, वो इंटरनल स्टैटिक प्रेशर होगा। अब इंटरनल इक्विपमेंट के अंदर में क्या क्या पार्ट होता है, इक्विपमेंट के अंदर में फिल्टर होगा, मेरा कॉइल होगा, या प्री फिल्टर फाइन फिल्टर होगा, या डैम्पर्स होगा, कैनवास होगा। कैनवास एक्चुअली बाहर होता है। तो इसके वजह से जो भी मेरा प्रेशर ड्रॉप्स होगा, वो प्रेशर ड्रॉप्स को, वो स्टैटिक को हम क्या कहेंगे, इंटरनल स्टैटिक प्रेशर। तो दोस्तों अब हम कवर करने वाले हैं एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर। जैसे ही नाम से पता चल रहा है कि एक्सटर्नल मींस एक्सटर्नल टू द इक्विपमेंट, यानी वो स्टैटिक प्रेशर जो इक्विपमेंट के एक्सटर्नल की वजह से हो, उसे हम एक्सटर्नल इक्विपमेंट स्टैटिक प्रेशर कहेंगे। तो अब एक्सटर्नल में क्या क्या चीजें हैं जो हमारे स्टैटिक को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करता है। आपको मालूम है वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर होगा, आपको मालूम है कि डक्ट फिटिंग्स हो सकते हैं, फायर डैम्पर्स हो सकते हैं, मेरा ग्रिल्स डिफ्यूजर्स हो सकते हैं। ये सब क्या होते हैं, ये सब जो है हमारे एक्सटर्नल स्टैटिक को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हमें चाहिए कि इसका इस्तेमाल, इसका जो पोजिशनिंग भी वैसे ही करके करना है, ताकि मेरा जो है स्टैटिक जो है कम से कम बढ़े। तो ये सब जो होता है हमारा एक्सटर्नल टू द इक्विपमेंट है, जिसके वजह से क्या होता है, इक्विपमेंट का स्टैटिक बढ़ता है। अब हम देखेंगे कि टोटल स्टैटिक प्रेशर। दोस्तों टोटल स्टैटिक प्रेशर क्या होता है, इंटरनल स्टैटिक प्रेशर और एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर दोनों का अगर हम सम कर देंगे तो ये मेरा टोटल स्टैटिक प्रेशर होता है। इक्विपमेंट सिलेक्शन में आप गए और आप जा करके जो है ओनली इंटरनल स्टैटिक प्रेशर बोल दिए और इक्विपमेंट को सेलेक्ट कर दिए, तो नहीं होगा। या फिर आप एक्सटर्नल स्टैटिक बता दिए और बता दिए कि मुझे ये इक्विपमेंट चाहिए, तो नहीं होगा। आपका इक्विपमेंट जो है गलत सेलेक्ट हो जाएगा, आपका ब्लोअर फैन जो है गलत सेलेक्ट हो जाएगा। आपको चाहिए कि दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर को सम करे और जो है उसमें एक सेफ्टी फैक्टर लगाए और जो है उसे फिर जो है उस बेसिस पे जो है आप इक्विपमेंट को सेलेक्ट करें, अदरवाइज आपका इक्विपमेंट जो है गलत सेलेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों हम देखते हैं कि हम ये स्टैटिक कहाँ पे लिखा हुआ पाएंगे। अगर हम कोई भी यूनिट ले लेते हैं, कोई भी एयर हैंडलिंग यूनिट ले लेते हैं, देखेंगे इसमें जो है उसके नेम टैग पे, नेम प्लेट पे जो है स्टैटिक प्रेशर लिखा रहता है। तो यही जो है आपका टोटल स्टैटिक प्रेशर होता है, जो इक्विपमेंट के सिलेक्शन करने में हमने मैन्युफैक्चरर को दिया था और उस बेसिस में उसने इक्विपमेंट सेलेक्ट करके दिया हुआ है।
अब देखते हैं दोस्तों, व्हाट आर द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर स्टैटिक प्रेशर। क्या क्या यूनिट्स होता है जो हमने डे टू डे बेसिस पे अपने एचवीएसी इंडस्ट्री में यूज करते हैं स्टैटिक को डेनोट करने के लिए। तो पहला होगा मेरा ऑफ वाटर गेज, मीन्स मिलीमीटर ऑफ वाटर गेज होगा, और दूसरा होगा इंचेस ऑफ वाटर गेज। ये दो ही यूनिट जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज करते हैं, बहुत लोग पास्कल का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो यूनिट को जो है हम नॉर्मली अपने स्टैटिक प्रेशर को डेनोट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद का होगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑकर ड्यू टू इम्प्रॉपर स्टैटिक प्रेशर। जैसा पहले मैंने बताया कि अगर आप स्टैटिक प्रेशर को करेक्ट वे में डिसाइड ना करें, कैलकुलेट ना करें, रॉन्ग स्टैटिक प्रेशर के बेस में आपने इक्विपमेंट को सेलेक्ट कर लिया, तो आपका क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है, क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। तो ये हम देखें, ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। आपने अगर एक गलत इक्विपमेंट को परचेस कर लिया, आप एक गलत इक्विपमेंट डाटा जो है मैन्युफैक्चरर को दे दिया, मैन्युफैक्चरर ने उस बेसिस पे एक एयर हैंडलिंग यूनिट को या किसी भी इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर कर दिया, अब उसके बाद जो है वो अचीव नहीं कर पा रहा, तो आप जो उसे रिटर्न नहीं कर पाएंगे, अब मैन्युफैक्चरर भी नहीं लोगा, तो इसका जो है क्लेम जो है आप पे जाएगा। तो हमें चाहिए कि एक करेक्ट स्टैटिक प्रेशर को डिसाइड करें, कैलकुलेट करें, और उस बेसिस पे ही इक्विपमेंट को सेलेक्ट किया जाए। तो पहला प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि नॉइज। अगर मान लीजिए कि आपका एंड पॉइंट पे एयर को जाना चाहिए, बट उस जगह पे जो है एयर जो है जा नहीं रहा है, उस जगह पे जो हीटिंग या कूलिंग अचीव नहीं कर रहा, जिससे क्या होगा, ब्लोअर को जो है ज्यादा काम करना पड़ेगा, ब्लोअर को जो है ज्यादा रन करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, अननेसेसरी जो है आपका नॉइस क्रिएट होगा। और ये नॉइस कहाँ जाएगा, ये अल्टीमेटली जो कंडीशन स्पेस में लोग बैठे हुए वहां जाएगा और उसे उन लोगों को डिस्टर्ब करेगा। तो हमें चाहिए कि नॉइस को कंट्रोल करें। तो पहला जो प्रॉब्लम होगा वो नॉइस ज्यादा से ज्यादा होगा। उसके बाद होगा लो एयर फ्लो। अगर आपने जो है आपका कैपेसिटी नहीं है जो है आपका एंड पॉइंट तक का जो है फैन जो है पहुंचा पाए एयर को, तो क्या होगा, आपका लो एयर फ्लो होगा। लो एयर फ्लो होगा तो सीएफएम नहीं मिलेगा, सीएफएम नहीं मिलेगा तो आपका क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट या हीटिंग इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये भी दूसरा प्रॉब्लम होगा। इसके बाद देखें लो वेलोसिटी प्रॉब्लम। इसके बाद क्या आएगा, आपका जो कूलिंग इफेक्ट करने के लिए एक वेलोसिटी का रिक्वायरमेंट होता है, उससे कम वेलोसिटी आएगा तो कूलिंग इफेक्ट नहीं आएगा, तो क्या होगा, लो वेलोसिटी का भी प्रॉब्लम हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इनसफिशिएंट कूलिंग एंड हीटिंग प्रॉब्लम। जैसा मैंने ही पहले बताया कि लो सीएफएम है या लो वेलोसिटी है तो आपका क्या होगा, इनसफिशिएंट कूलिंग और हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा। आपका जो डिजायर्ड टेम्परेचर है, जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर रूम पे होना चाहिए, वो अचीव नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट होगा हाई स्टैटिक प्रेशर कैन रिड्यूस योर कूलिंग इफिशियंसी बाय 50%। ये देखा गया, ये प्रैक्टिकल देखा गया है कि एनर्जी इफिशिएंस रेशियो जो होता है आपका 50% तक का कम हो जाएगा। तो सोचिए आपका एक बिल्डिंग में जो है 60% एनर्जी जो है हम एचवीएसी इक्विपमेंट में यूज करते हैं, और उसमें ही जो है 50% आपका जो है आप जो है लॉस कर जाते हैं। तो सोचो आपका जो है ईयरली लॉस कितना होगा, एनर्जी कंजम्पशन कितना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, आपको एक किसी भी इक्विपमेंट सिलेक्शन में आपका स्टैटिक का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है, अदरवाइज आपको एक बड़ा नुकसान होगा। नेक्स्ट देखेंगे हाई अमाउंट ऑफ पावर कंजम्पशन। अब अल्टीमेटली आपका क्या होगा, ब्लोअर जो है वहां पे एयर नहीं पहुंचा पा रहा, तो क्या होगा, ब्लोअर ज्यादा काम करेगा, और ज्यादा काम करेगा तो क्या होगा, आपका जो है कम कैपेसिटी वाला ब्लोअर को ज्यादा काम करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, आपका जो है पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और पावर कंजम्पशन बढ़ेगा तो ओवरऑल आपका बिल्डिंग का कंजम्पशन बढ़ेगा, ओवरऑल आपका क्या होगा, मेंटेनेंस लॉस होगा। अल्टीमेटली क्या होगा, आपको एयर कंडीशनिंग को जो है बंद करके रखना होगा, आपको जो है स्विच ऑफ करके रखना होगा। आपने इतना पैसा खर्चा किया बट इक्विपमेंट जो है चला नहीं रहे हो, तो आपका क्या होगा, टोटल लॉस, टोटल क्या होगा, लॉस होगा। तो हमें ध्यान देना चाहिए, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसे अच्छे से सीखा करें। इसके बाद देखेंगे व्हाट आर द पैरामीटर्स फॉर स्टैटिक प्रेशर। अब हम देखेंगे क्या क्या चीजें हैं, जैसे पहले मैंने बताया कि क्या क्या चीजें हैं जो स्टैटिक प्रेशर में कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि इंटरनल में अगर हम देखेंगे कि मेरा जो है जो भी फिल्टर्स है, प्री हीट कॉयल है, बैक फिल्टर्स है, फैंस है या रीहीट कॉयल है, कूलिंग कॉयल है, ये सब जो क्या होगा मेरा इंटरनल में जो रहेगा वो सब जो है
इंटरनल जो रहेगा मेरा, उसके वजह से जो है आपका स्टैटिक जो है बढ़ेगा। एक्सटर्नल में क्या क्या रहेगा, डक्ट सरफेस है मेरा, जो है शेप ऑफ द डक्ट है, आप किस तरह का डक्ट का शेप यूज कर रहे हो, राउंड यूज कर रहे हो, स्क्वायर यूज कर रहे हो, या फिर रेक्टेंगुलर यूज कर रहे हो। मैंने एक वीडियो बनाया है टाइप्स ऑफ शेप्स ऑफ डक्ट में, वो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि किस तरह क्या क्या शेप हमें यूज करना चाहिए, विच इज बेस्ट शेप फॉर लो प्रेशर एंड वेलोसिटी ड्रॉप्स, वहाँ पे आप जाके समझ सकते हैं। इसके बाद देखेंगे वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर है, जो हमारा स्टैटिक को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करता है। इसके बाद देखेंगे फिल्टर्स है, इसके बाद देखेंगे कॉइल्स है, एकॉस्टिक इंसुलेशन है। हम लोग देखते हैं कि साउंड को रिड्यूस करने के लिए, ब्लोअर के साउंड को रिड्यूस करने के लिए 3 से 4 मीटर या 5 मीटर मैक्स टू मैक्स जो है हम एकॉस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। इससे भी जो है हमारा स्टैटिक जो है बढ़ता है। इसे भी जो है कैलकुलेट के टाइम पे जो है हमें कंसिडर करना चाहिए कि कितना जो है प्रेशर जो है रिड्यूस होगा, इसका भी ध्यान हमें रखना चाहिए। इसके बाद होगा हमारा डक फिटिंग्स। बहुत सारे जो है हम शार्प बेंड देते हैं, बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स का फिटिंग्स लगा देते हैं, अननेसेसरी साइड पे भी फिटिंग्स लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है मेरा प्रेशर लॉसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें चाहिए कि इन सब चीज़ों का ख्याल रखे ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ स्टैटिक प्रेशर फॉर ए डक, अदरवाइज हमारा जो स्टैटिक है वो रॉन्ग निकल जाएगा। और नहीं, ओनली कैलकुलेशन के टाइम पे हमें भी साइड पे भी ख्याल रखना चाहिए कि हम जो है कम से कम जो है शार्प बेंड्स वगैरह दे, अपना जो फिटिंग्स वगैरह वो प्रॉपर करे, साइड पे जो है प्रॉपर सुपरवाइजिंग करे, जिससे क्या होगा मेरा जो है ये जो लॉसेस है, ये जो है एचयू के जो ब्लोअर को जो है ये काम कम करना पड़ेगा, और काम कम करना पड़ेगा तो मेरा क्या होगा, पावर कंजम्पशन भी कम होगा। अल्टीमेटली 1 बाय 1 जो है एक के साथ दूसरा जो है लिंक होता है दोस्तों। तो हमें चाहिए कि नॉट ओनली कैलकुलेशन के टाइम, नॉट ओनली डिज़ाइन के टाइम, हमें जो है साइट पे भी प्रॉपर सुपरवाइज करना चाहिए। अदरवाइज जो है हमारा ना ही डिज़ाइन खराब होगा, एग्जीक्यूशन भी खराब होगा, और ओवरऑल प्रोजेक्ट क्या होगा, आपका लॉस होगा। अब देखेंगे दोस्तों इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग स्टैटिक प्रेशर इन ए डक्ट। मेंटेनेंस के टाइम पे जो भी एचवीएसी टेक्नीशियन होते हैं वो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट जो है यूज कर सकते हैं हम लोग डक्ट के स्टैटिक कैलकुलेट के लिए। तो नॉर्मली जो है मार्केट में जो डिजिटल मैनोमीटर मिलता है उससे जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका कॉस्ट जो है आपका 7 से 8 हज़ार, या अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो 12 हज़ार तक आ सकता है। ये पॉकेट टाइप होता है, इसे हम किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से जो है परचेस कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आप जो है एक डक में जो है होल कर देंगे, होल करके जो है इसमें प्रोब होता है, प्रोब को जो है उसमें अंदर घुसा देंगे, जिससे क्या होगा इसमें जो है आपका रीडिंग पता चल जाएगा कि इस जगह पे जो है स्टैटिक जो है कितना रिड्यूस हो रहा है, या फिर फिल्टर वगैरह चौक है तो फिल्टर चौक होने की वजह से कितना जो है आपका स्टैटिक लॉस हो रहा है, कितना स्टैटिक बढ़ रहा है, तो वो जो है आपका पता चल जाएगा। तो दोस्तों होप आपको वीडियो पसंद आए। अब नेक्स्ट वीडियो में जो मैं कवर करने वाला, हाउ विल यू कैलकुलेट द स्टैटिक प्रेशर। तो हम लोग जो है स्टैटिक प्रेशर को किसी भी डक्ट में, किसी भी डक्ट का स्टैटिक प्रेशर कितना होगा उसे हम कैलकुलेट करने वाले हों। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरा जो आने वाला वीडियो है हाउ विल यू कैलकुलेट द स्टैटिक प्रेशर, इसे देखते रहिए और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। थैंक यू।